बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं। तीसरा दिन हड़ताल का था वहाँ पे, और 3 दिन हड़ताल की वजह से एक तरह से कारोबारी ज़िंदगी वहाँ पे पूरी तरह मफलूज होकर रह गया आज़ाद कश्मीर में। हड़ताल के तीसरे दिन में कुछ खबरें आई हैं कि खुराक की किल्लत हुई है, कुछ अद्वियात की किल्लत हुई है। अद्वियात की किल्लत की वजह ये नहीं है कि वहाँ पे अद्वियात पहुँच नहीं रही। किल्लत की वजह ये है कि मेडिकल स्टोर्स भी नहीं खुले हुए, वो भी बंद हैं, और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो भी बंद हैं। उसकी वजह से लोगों की दवाइयों तक जो रसाई है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। खुराक का मामला ये है कि जो सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पे आज़ाद कश्मीर की तरफ जाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से, और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ नीचे आती हैं। तो वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं ट्रैफिक बंद होने की वजह से और रुकावटें खड़ी होने की वजह से। कुछ रुकावटें जो है मुज़ाहिरीन की तरफ से हैं, कुछ रुकावटें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, और इस वजह से खुराक वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही। जो ग़िज़ाई इजनास हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, वो नहीं आ पा रहे। 10 निकाती चार्टर है एक अवामी एक्शन कमेटी का जो उन्होंने पेश किया है। उसमें जो अहम तरीन मुतालबात हैं वो 2 बड़े मुतालबात हैं। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, बल्कि अब तो वो गवर्नमेंट और काबीना को ख़त्म करने का मुतालबा भी सामने आ रहा था उनकी जानिब से। लेकिन उनके 2 बड़े मुतालबात हैं, जिनमें एक वो ये कहते हैं कि बिजली क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पैदा की जाती है तो उन्हें कम कीमत में बिजली फ़राहम की जाए, यानी टैक्स बहुत मुनासिब लगाया जाए। जिस तरह बाकी पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी हो गई है, वो उस तरह महंगी बिजली ख़रीदने के लिए आमादा नहीं है, और उसकी वजह से वो कई महीनों से जो 10 अज़ला हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ के लोग बिल नहीं दे रहे। 8 अगस्त 2023 से लेकर अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मई का मिड चल रहा है, तो अभी तक जो है वो लोग बिल नहीं दे रहे। 9 माह होने वाले हैं या हो गए हैं, और बिल उन्होंने जमा नहीं कराए बिजली के। तो ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, और 3 दिन से पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर ऑलमोस्ट बंद है। अभी जो काफ़िले हैं जो जा रहे थे और पहुँच रहे थे, उनके बारे में जो आखिरी इतलात हैं वो ये है कि मीरपुर से, भिम्बर से, कोटली से जो काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने कई जगहों से रुकावटें अबूर कर ली और वो पहुँच गए पूंछ तक। पूंछ में वो पहुँच गए जहाँ पे रावला कोट के लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, और यहाँ पे पुलिस के साथ तसादुम का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। रेंजर्स की बहुत सारी गाड़ियाँ देखी गई जो आज़ाद कश्मीर की तरफ दाखिल हुई, और उसके बाद फिर जो आखिरी इतलात आई, रेंजर्स को वापस बुलवा लिया गया। मेरे ख्याल में अच्छा ऑप्शन जो है वो मुज़ाकरात का होता है, हमेशा बातचीत होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में जो मोबाइल इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं। मोबाइल इंटरनेट की बंदिश के बाद से लेकर अब तक वहाँ पे जिस तसलसल से चीज़ें और सूरत हाल पता चल रही थी, या वहाँ के लोग अपनी सूरत हाल बता पा रहे थे, वो अब नहीं बता पा रहे। और मोबाइल इंटरनेट की बंदिश के बाद अफवाहों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिर दे पाते हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, जो तशद्दुद हुआ उसके बावजूद, मुज़ाहिरों और मुतालबात के बावजूद, एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही है, क्योंकि इंडियन मीडिया इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा कर रहा था, और वो ऐसा साबित करना चाह रहा था कि जैसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जुल्म और जो बर्बरियत वहाँ पे होती है मकबूजा कश्मीर में, वो उसको ऐसा कर रहा था कि पाकिस्तान के खाते में डाल रहा था कि देखो आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे ही हो रहा है। तो इंडिया का मीडिया लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहा था। इस पे जो है वो अवामी एक्शन कमेटी, जिनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन्होंने मार खाई भी, जिन्होंने मारा भी, जिन्होंने मुख्तलिफ सोसाइटी के ग्रुप्स के साथ मिलकर, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलकर अपने मुतालबात बड़े मुअस्सर अंदाज में सामने रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मक्कार दुश्मन भारत और उसका मीडिया बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे। तो दैट इज़ गुड, ये एक अच्छी बात है। मुज़ाकरात ही होने चाहिए, और मुज़ाकरात के ज़रिए से ये मामला हल होने चाहिए। मैं आपको उनके पूरा जो चार्टर ऑफ डिमांड है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट वीलॉग में बताऊँगा कि एक्चुअली कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं और मांग क्या रहे हैं, और कश्मीरियों का हक एक्चुअली बीच में से कौन खा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। हम्माद अज़हर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पंजाब के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि सुना है हमारी होनहार एस्टेब्लिशमेंट मकबूजा कश्मीर के बजाय आज़ाद कश्मीर फ़तह करने निकल पड़ी है। ये उनका स्टेटमेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया। बाकी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं, और आज़ाद कश्मीर के हालात आपके सामने हैं। IMF ने एक जो निशानदेही की है पाकिस्तान के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF का कहना है कि सियासी बेयकीनी जो है वो इंतखाबात के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद है, यानी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें सियासी बेयकीनी का अंसर ख़त्म नहीं हो सका।
ये उम्मीद की जा रही थी कि जो इंतखाबात होंगे ये 2024 के 8 फरवरी वाले, उसके बाद पाकिस्तान में बेयकीनी की फ़िज़ा ख़त्म हो जाएगी और लोगों का एतमाद बहाल होगा। लेकिन अब IMF की रिपोर्ट भी कह रही है कि इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी पाकिस्तान में मौजूद है। दो बड़ी जमातों ने यानी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक मखलूत हुकूमत तो बनाई है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज़्यादा वोट लिए हैं। अब ये जब IMF का स्टेटमेंट आया ना, तो इसको DGISPR के स्टेटमेंट के साथ मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शेयर कर रहे हैं कि DGISPR ने जितनी तहकीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उन्होंने कहा जी इनको वोट पड़ा ही नहीं है, ये अवाम में मकबूल नहीं है, तो फिर अब IMF ने भी कह दिया कि दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और सियासी बेयकीनी की उन्होंने निशानदेही की है। मोहम्मद बिन सलमान का एक दौरा हो रहा था पाकिस्तान का, नाज़रीन, ये दौरा मुअक्कर हो गया है। मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। पहले एक खबर आई कि शायद सिक्योरिटी इशूज़ हैं, फिर एक खबर आई कि शायद कुछ और इशूज़ हैं, फिर ये कहा गया कि माजी में शायद कोई ऐसा अटैक हुआ, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो अब ट्रैवल नहीं कर रहे। मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ लोगों ने कही। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी कुछ और चीज़ों की प्लानिंग करना बाकी है, लेकिन नजम सेठी ने भी एक खबर दी है, बाकी सब लोग भी अपने अपने तौर पर दे रहे हैं। और ये खबर जो है वो इसकी तस्दीक की जा सकती है। वजह यह है कि एक्चुअली पाकिस्तान में सिचुएशन यही है। पाकिस्तान के साथ जो भी मुल्क या जो भी रहनुमा इस वक्त ताल्लुकात बनाना चाहेगा या बातचीत आगे बढ़ाना चाहेगा, उसको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान के सियासी हालात इस वक्त क्या है। यानी मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा मुअक्खर हुआ है उसमें सऊदी अरब के लोग ये कायल हैं या सऊदीज़ इस बात पे कायल हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे सियासी तौर पे ये अभी मुस्तहकम नहीं है। पावरफुल फोर्स और अवामी फोर्स के दरमियान क्लैश चल रहा है। यानी एक जो बड़ी ताकत है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की, उसके और पाकिस्तान की जो अवामी ताकत है उसके दरमियान में एक तसादुम चल रहा है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा मुलतवी किया है। ये नजम सेठी साहब का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान इस वजह से नहीं आए। डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर पाकिस्तान है वो काफ़ी मुतहर्रिक हुए आजकल, और उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए किसी के साथ भी बातचीत करनी पड़ी ना तो बातचीत करेंगे। किसी के साथ का मतलब ये है कि किसी के साथ भी करनी पड़ी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कोई भी है, लेकिन वो डील की बात नहीं कर रहे। उन्होंने बार बार कहा कि इमरान खान ना डील करेंगे ना वो करना चाहते हैं। हाँ, वो बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के अंदर भरोसा रखते हैं। जिसके साथ भी बातचीत करना पड़ी वो करेंगे, ये आरिफ अलवी साहब ने कहा। उन्होंने कहा फार्म 47 वाली ये पार्लियामान है, यानी यहाँ ज़्यादा लोग वो मौजूद हैं जो फार्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, और बहुत कम मैंडेट के साथ एक हुकूमत बनी है जो चल रही है। ये जो फार्म 47 वाली हुकूमत है, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को जैसे पाकिस्तान में बंद किया जाता है, अब गज़ा की जो सूरत हाल है वो सारी दुनिया के सामने जो आई वो सोशल मीडिया के ज़रिए आई है। यानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर का जो मीडिया है वो यानी आलमी मीडिया भी जो है वो गज़ा की सिचुएशन को वैसे नहीं दिखाता जैसे दिखाना चाहिए। उस बर्बरियत को, उस जुल्म को वैसे वो बेनकाब नहीं करता जैसे करना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि वो तो नहीं दिखाते, लेकिन सोशल मीडिया दिखाता है। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल दुनिया तक पहुंच रही है सोशल मीडिया के ज़रिए से, यानी वहाँ पे भी सोशल मीडिया मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब चीज़ ये है कि सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद अफवाहें फैलती हैं। ये आरिफ अलवी साहब ने कहा। वैसे ये बात पाकिस्तान के जो निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं उनको समझनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया और मीडिया की बंदिश से ना सिर्फ अफवाहें फैलती हैं बल्कि बेचैनी में इजाफ़ा होता है, घुटन में इजाफ़ा होता है, शिकायत में इजाफ़ा होता है, लोगों का कैथारसिस नहीं होता, और उसके बाद वो लावा फटता है जो अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। लिहाजा सोशल मीडिया और मीडिया की जो इन्फॉर्मेशन तक रसाई है या लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जाने की एक सूरत हाल है उसको चलते रहना चाहिए और उसको रुकना नहीं चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट इस बात की गवाही दे रहा है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। यानी इमरान खान खुद एक ऐसा सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं या ये सिस्टम के अंदर वो इतना ज़्यादा सरायत कर चुके हैं कि अब सिस्टम इमरान खान के बगैर चल नहीं सकता। यानी मुल्क का निज़ाम अगर चलाना है तो फिर इमरान खान को आपको किसी तरह मनाना पड़ेगा। इमरान खान को अगर नहीं मनाएंगे तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि मसाइल का हल इमरान खान के पास है, और वो ये भी समझते हैं कि इमरान खान को बेगुनाह जेल में कैद किया गया है। वो ये भी समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है और हमने उसको वोट दिया था, हुकूमत उसकी बननी चाहिए थी, मैंडेट उसके पास है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग हुकूमत पे एतमाद नहीं कर रहे। जब तक हुकूमत इमरान खान से सनद नहीं ले लेती या इमरान खान से ठप्पा नहीं लगवा लेती
अपनी हुकूमत के वजूद पे, तब तक हुकूमत जो है वो काम नहीं कर पाएगी। ये बात राणा सनाउल्लाह और उनकी पार्टी और वो सब लोग समझते हैं। तो अब वो ऑफरें कर रहे हैं आगे बढ़ बढ़ के, यानी इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है। वो ये कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग हम करना चाहते हैं, और नून लीग तो इसके लिए इमरान खान को छोड़ने के लिए भी तैयार है। ग्रैंड डायलॉग इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। बिलाशुबा इमरान खान एक हकीकत है, अब ये इन्होंने मान लिया। राणा सनाउल्लाह ने तस्लीम किया। ये पहले ये कहते रहे, ये वही राणा सनाउल्लाह है जो ये कहते थे कि जनाब इमरान खान को कुचलना पड़ेगा, ये फितना है, इमरान खान अगर रहेगा या वो रहेगा या हम रहेंगे। बहुत इन्होंने ऐसी बातें की। लेकिन आज इमरान खान की इस्तकामत, जेल काटने का जो उनका एक हौसला है, उसने इनको तोड़ के रख दिया है। और अब ये लोग भी मानने के लिए तैयार है कि इमरान खान एक रियलिटी है, एक हकीकत है, और उसके साथ आपको बात करनी ही पड़ेगी, जो मर्जी आप कर लें। अगर आपको ये सिस्टम चलाना है, ये निज़ाम चलाना है, तो आपको इमरान खान के पास जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। जब तक आप उसको अपना दुश्मन समझते रहेंगे और उसको दीवार के साथ लगाए रखेंगे, तो वो तो वहाँ पर बैठा रहेगा, लेकिन आप इस निज़ाम को नहीं चला पाएंगे और आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। लगातार आप नुकसान उठाएंगे, और नुकसान जो है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का हो रहा है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब से बात की कैसे जाए। आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने 3 रुकनी एक कमेटी भी बनाई हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि राणा सनाउल्लाह ने यह दावा कैसे कर दिया कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी तैयार है। यानी राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये क्या इमरान खान को छोड़ सकते हैं या इमरान खान को आज़ाद कर सकते हैं? वो तो केसेस के अंदर उनको बंद किया गया है। तो आज राणा सनाउल्लाह के इस बयान ने इस बात की गवाही दी है कि इमरान खान साहब को जिन केसेस में बंद किया गया है, उन केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यानी वो केसेस कानूनी तौर पे बिल्कुल फारिग हैं। जिस वक्त हुकूमत चाहेगी या जिस वक्त निज़ाम चाहेगा, स्टैब्लिशमेंट चाहेगी, उस वक्त इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और इन केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी बुनियाद पे राणा सनाउल्लाह साहब ने इतना खुलकर स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए या उनकी रिहाई के लिए भी हम तैयार हैं। हालांकि वो ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते अगर इमरान खान कानून के मुताबिक जेल में बंद होते तो। अब ये स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब का ऑन रिकॉर्ड आ गया है। रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट है कि उन्होंने तस्लीम किया कि इमरान खान की रिहाई हम कर सकते हैं, इसलिए कि उसके ऊपर जो केसेस हैं वो तो जाली है। और ये अपने मुंह से राणा सनाउल्लाह कुछ दिन पहले कह भी चुके हैं कि जिस तरह के केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बने और चलाए गए, ये सारे फारिग हो जाएंगे अगर कानून के मुताबिक इनके ऊपर फैसले आए तो। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इन केसेस से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि अदलिया ने स्टैंड ले लिया है, वो काफ़ी हद तक खड़ी हो रही है। अदलिया के खड़े होने पर इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म होंगे और वो आज़ाद होकर बाहर आ जाएंगे किसी भी दिन। तो हुकूमत उससे पहले ये चाहती है कि किसी तरह भी कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला जाए और कोई फेस सेविंग इमरान खान से ली जाए। इमरान खान को बहरहाल कोई जल्दी नहीं है, वो अभी भी एस्टीमेट लगा कर अक्टूबर नवंबर का बैठे हुए हैं कि शायद वो जल्दी जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन इमरान खान एक हकीकत है, इसको सब ने तस्लीम कर लिया है। वो खुद सिस्टम है और सिस्टम उसके बगैर नहीं चल पा रहा। उमर अयूब खान साहब ने एक निशानदेही की है 9 मई के हवाले से, और ये कैसी पैथेटिक है, आप ज़रा देखें इसको। आपको पूरा जो देखें, 9 मई का एक वकूआ तो हुआ, जो लोग उसके अंदर गुनाहगार हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। मैंने ये 9 मई को भी कहा था, जो जिम्मेदारान है उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अपने सियासी फ़ायदे के लिए, एक सियासी जमात को तोड़ने के लिए, बाकी सियासी जमातों को ऊपर लाने के लिए 9 मई के वकूए को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया और बेशुमार बेगुनाहों को फंसा दिया गया। उसकी वजह से सियासी फ़ायदा तो मिल गया, लेकिन 9 मई करने वाले जो लोग हैं उनके केसेस कमज़ोर हो गए, जिन्होंने एक्चुअली किया है। इसकी जो जुडिशल इंक्वायरी, इसीलिए तो कहते हैं सब होनी चाहिए, ताकि पता चले कि एक्चुअली जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब उमर अयूब साहब मिसाल दे रहे हैं कि 9 मई को उमर अयूब साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं बैक वक्त रावलपिंडी में, अटक में, फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला में, सरगोदा में, हरीपुर में और मियांवाली में मौजूद था। यानी उमर अयूब साहब एक वक्त में 8 शहरों में मौजूद थे। ना सिर्फ उन्होंने 8 शहरों में बदतरीन तबाही मचाई, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक मोटरसाइकिल चोरी की। वो कहते हैं फिर मैंने एक मोटरसाइकिल चोरी की, जिस पर मैंने एक एक्सरे मशीन भी चोरी करके लाद ली, और फिर मैंने 4 डकैतियां भी की, और फिर मैं फरार भी हो गया। अब ये तो कोई नहीं कर सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगले साल जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उमर अयूब साहब को देना चाहिए कि क्या ट्रैवलिंग की है आपने। 8 शहरों में भी गए, 4 डकैतियां भी मारी, मोटरसाइकिल भी चोरी की, उसके अलावा आपने एक्सरे मशीन भी मोटरसाइकिल में लाद ली, और फिर आपने 8 शहरों का ट्रैवल भी कर लिया और 8 शहरों में तबाही भी फेर दी।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उमर अयूब साहब का नाम आना चाहिए। ये तो अयूब खान से भी ज़्यादा बड़ा कारनामा इन्होंने कर दिया है। एक स्टेटमेंट और है, किसान नाज़रीन अभी तक इंसाफ के लिए तरस गए बेचारे और उनको इंसाफ नहीं मिला। 16 तारीख को अपने धरने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन दानियाल अजीज़ ने एक पोल खोला। उन्होंने कहा जी 2013 में भी गंदम का एक बहरान आया था। अगर आप 2013 की खबरें निकाल के पढ़े ना तो आपको गंदम का बहरान बिल्कुल नज़र आएगा। उन्होंने कि 2013 में भी गंदम का एक बहरान आया था, हमने इसके ऊपर इंक्वायरी की थी और जब इंक्वायरी की थी तो बहुत कुछ खुल गया था। लेकिन नून लीग ऐसी करप्शन में हमेशा इन्वॉल्व रहती है और उस वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत ने उस रिपोर्ट को, जो हमने इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई थी, उसको दबा दिया था। ये इनका वतीरा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।